और आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? ये बात हुई थी कि एक क्लास जो रेगुलर चलेगा वो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पीटी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाने की तो गुंजाइश कम होगी कि एकदम सिस्टमेटिक उसको पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ, इस रूप में प्रेजेंटेशन की कोशिश होगी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और हम लोग उस मुद्दे पे बात करें जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। किसी भी टॉपिक पे अगर चर्चा होती है तो वहाँ पे हम लोगों का प्रयास होगा इस सेशन में, जो ये हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि आपका क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है उस मुद्दे पे ही चर्चा करें, जो पूछे जाने की संभावना है उस मुद्दे पे चर्चा हम लोग करें। ठीक है? सामान्य तौर पे जब हम जीएस हिस्ट्री की अगर बात करें तो जनरली स्टूडेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो या आईएएस का हो, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यह लग जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। हम लोग सामान्य तौर पे इसे हड़प्पा सभ्यता से ही जोड़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये जो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य है, तो ये कालीबंगा एक ऐसा साइट है जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से भी है और उसी साइट का संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी है। यानी कालीबंगा से संस्कृति के क्रमिक विकास की जानकारी मिल जाती है, तो वहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृति की भी जानकारी मिलती है, आगे कांस्ययुगीन संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। और हल बैल आधारित कृषि ये ताम्रपाषाण काल का फीचर है। उसी वक्त हम देखते क्या है कि हल बैल आधारित खेती की शुरुआत हो गई और कालीबंगा से जुटे हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है वो अर्ली हड़प्पा से रिलेटेड है, यानी वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसका मतलब अगर वहाँ क्वेश्चन कालीबंगा से पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो मैच्योर्ड हड़प्पा का क्वेश्चन है, वो अर्ली हड़प्पा का क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक हड़प्पा का क्वेश्चन है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार आप गौर करके देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा ब्रह्मगिरी से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसकी संबद्धता नवपाषाण काल से भी है और जिसकी संबद्धता ये आपको महापाषाणिक संस्कृति से भी है। तो हम लोग एंशिएंट में पढ़ते क्या है, मेगालिथिक एज पढ़ते हैं, महापाषाणिक संस्कृति पढ़ते हैं, है ना। महापाषाणिक संस्कृति का एविडेंस साउथ इंडिया से आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद एक्सट्रीम साउथ में अगर हम देखें तो महापाषाणिक संस्कृति के ही एविडेंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा स्थल है जहां से महापाषाणिक और नियोलिथिक कल्चर दोनों के प्रमाण मिले। इसका मतलब ये क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, ये क्वेश्चन किससे है? नियोलिथिक एज से है। ये क्वेश्चन मेगालिथिक एज से है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। साइट का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी क्वेश्चन पूछा गया। या बीपीएससी में ही कई बार क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत अर्ली दौर में पूछा गया था कि किस पीरियड में होमिनिड का आगमन हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में किस पीरियड से होमिनिड के प्रमाण मिलते हैं। होमिनिड कहने का मतलब हुआ मानव सदृश प्राणी, मानव की तरह के प्राणी का प्रमाण किस दौर की विशेषता है, यानी ये पुरापाषाण काल की विशेषता है, मध्यपाषाण काल की विशेषता है या नवपाषाण काल की विशेषता है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, ये भी क्वेश्चन कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्टोन एज से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो और कई बार आपने देखा होगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा साइट है जहां से पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन मेहरगढ़ से पूछा गया था और मेहरगढ़ की संबद्धता भले हड़प्पा सभ्यता से है, लेकिन मेहरगढ़ में सांस्कृतिक मतलब विकास के लगातार प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि मेहरगढ़ की संबद्धता नियोलिथिक एज से भी है और नियोलिथिक एज के उस पीरियड से है जिस काल में लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण नहीं कर रहे थे। यानी नियोलिथिक एज का जो एसेरेमिक नियोलिथिक एज का दौर है, वहां से मेहरगढ़ से प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। और जस्ट हम देखते क्या है, नवपाषाण काल के बाद सांस्कृतिक डेवलपमेंट के प्रमाण ताम्रपाषाण काल में,
और आगे हम देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ आ जाता है, कांस्य युगीन संस्कृति से भी रिलेटेड हो जाता है। इसका मतलब है मेहरगढ़ का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, बल्कि मेहरगढ़ का संबंध हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी है और ताम्रपाषाणिक संस्कृति से पहले नियोलिथिक दौर से भी है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर हम प्रश्न के प्रारूप को देखें तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का संबंध सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता से पहले वाले एरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ से फर्स्ट कृषि बस्ती का प्रमाण कहाँ से मिला, क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन नियोलिथिक साइट नपाषाणिक संस्कृति का स्थल है और ये नपाषाणिक संस्कृति का स्थल कश्मीर श्रीनगर क्षेत्र का है। दो साइट काफी पॉपुलर है नपाषाण काल का, खासकर कश्मीर क्षेत्र का। एक का नाम है बुर्जहोम और दूसरे का नाम है गुफकरल। ठीक है, केव ऑफ पॉटर जिसको आप कहते हैं। तो बुर्जहोम और गुफकरल दोनों की संबद्धता नियोलिथिक एज से, ये नियोलिथिक साइट के रूप में है और दोनों जगह की एक खास विशेषता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि नपाषाण काल में परमानेंट सेटलमेंट का आगमन हुआ, अस्थायी जीवन यापन का आगमन हुआ और उसी दौर में हम देखते क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर हिस्से से कृषि के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। अस्थायी आवास के निर्माण या उसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के भवन के निर्माण होते थे, गोलाकार, वर्गाकार, झोपड़ी का निर्माण होता था। लेकिन बुर्जहोम और गुफकरल की प्रवृत्ति बिल्कुल डिफरेंट थी। वहां के लोग जमीन के नीचे गड्ढे में भवन का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा गया, पिट ड्वेलिंग कहा गया, गर्तावास कहा गया। और देखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा है, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से गर्तावास का प्रमाण मिला। विकल्प के तौर पे बुर्जहोम हो सकता है, विकल्प के तौर पे गुफकरल हो सकता है। इसका मतलब इस प्रश्न की संबद्धता भी किससे है, नियोलिथिक एज से है, नपाषाण काल से है। मतलब नपाषाण काल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धान की प्रारंभिक खेती का प्रमाण, ऐसा भी क्वेश्चन एक दो बार बना। ऐसे इधर विगत वर्षों में अगर देखें तो आपके डेट में ये लगभग क्लियर हो गया कि विश्व में सबसे पहले धान की खेती लहुड़ा देव में हुई। क्योंकि लहुड़ा देव से जो धान की खेती का प्रमाण मिला, वहां से जो मिट्टी के बर्तन के एविडेंस मिल रहे हैं या उपकरण औजार के प्रमाण मिल रहे हैं, इतिहासकार ये मानते हैं कि 7000-8000 BC के लगभग में उस क्षेत्र में धान की खेती होती थी। इसका मतलब है कि विश्व में सबसे पहली धान की खेती कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ, लहुड़ा देव कहाँ, संत कबीर नगर इलाहाबाद के पास। ठीक है, अब ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन इसके पहले तक धान की खेती का जो पुरातन प्रमाण मिल रहा था वो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, कहाँ से, कोल्डिहिबा से। और कोल्डिहिबा से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि भले हमारा सिलेबस लगता है हड़प्पा सभ्यता से है, लेकिन क्वेश्चन का जो संबंध है वो अगर आप देखें तो स्टोन एज से ही क्वेश्चन का संबंध रहा है। यद्यपि ध्यान रखिएगा कि स्टोन एज पढ़ने के क्रम में कई बार ऐसा होता है, या जब हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास के हम लोग 3 कालखंड को पढ़ते हैं, ओवरऑल हिस्ट्री को, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्टोन एज को, हम उसे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और इस प्रागैतिहासिक काल को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सामान्य तौर पे ये मानकर चलना है कि प्रागैतिहासिक काल में उस दौर के बारे में हम पढ़ते हैं जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिस काल के लोगों का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जिस काल में लोग क्या थे, प्रकृति जीवी थे, वातावरण का अन्वेषण कर रहे थे, वातावरण के साथ अनुकूलन कर रहे थे। और वही दौर है जिस दौर में मानव संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, यानी उस काल की जानकारी के लिए हमें पूरी तरह पुरातात्विक एविडेंस पे निर्भर रहना पड़ता है। और उस पुरातात्विक एविडेंस में सब कुछ तो हो सकता है, मानव और पशु के जीवाश्म हो सकते हैं, पाषाण के, हड्डी के, लकड़ी के बने हुए टूल्स हो सकते हैं, उपकरण औजार हो सकते हैं, या कब्रिस्तान का प्रमाण हो सकता है, झोपड़ियों के खंडहर का प्रमाण हो सकता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का प्रमाण मृदभांड हो सकता है, या रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग हो सकता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही एक स्रोत आता है जिसको आप अभिलेख कहते हैं या मुद्रा लेख कहते हैं। ये क्या है, ये लिखित प्रमाण ही है, भले पुरातात्विक के अंतर्गत आता है, लेकिन पाषाण पे खुदा हुआ लेख, तांबे के प्लेट पे खुदा हुआ लेख, इसी को आप क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या केव इंस्क्रिप्शन कहते हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसका अभाव होगा। इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उस पुरातात्विक स्रोत में
अभिलेखीय साक्ष्य का अभाव होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वो प्रागैतिहासिक काल बनता है, और ये प्रागैतिहासिक काल को हम प्रारंभ से लेकर कहां तक मानते हैं? 3000 वर्ष पूर्व तक मानते हैं। ये प्रारंभ से 3000 वर्ष पूर्व तक, ये प्रारंभ 3 लाख वर्ष पहले भी हो सकता है, 5 लाख वर्ष भी पहले हो सकता है, क्योंकि कोई स्पष्ट डिमार्केशन लाइन नहीं है। इसीलिए आप अलग अलग बुक में देखेंगे कि लगभग 5 लाख से लेकर 3000 वर्ष पूर्व, या कहीं कहीं बिल्कुल साइंटिफिक अगर है तो 3 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर कब तक? 3000 वर्ष पूर्व तक, ये दौर लोग मानते हैं प्रागैतिहासिक काल का। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की बात है, जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पे हमें इतिहास में कल्चर को पढ़ना है, हमें मानव की उत्पत्ति को नहीं पढ़ना है। ये एंथ्रोपोलॉजी नहीं है जहाँ हमें मानव का प्रजातीय अध्ययन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि गलत जगह पे दिमाग और मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब आप बुक को पढ़ते हैं तो विभिन्न मानव प्रजाति का जिक्र होता है, या उनके शारीरिक आकार प्रकार, ठीक है, इसके बारे में हिस्ट्री में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इथनोलॉजी पढ़ना नहीं है, हमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन होमिनिड से पूछा गया है, मानव की कुछ प्रजाति से क्वेश्चन पूछा गया है जिस दौर में कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और विश्व के अलग अलग हिस्सों से हमें मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि इतिहास हमें वहां से पढ़ना है जब से मानव की भौतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई, मानव की भौतिक सामाजिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई, हमें वहां से जानकारी प्राप्त करना है और वहीं से पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल पढ़ने के क्रम में सामान्य तौर पर यह देखते हैं कि होमोसेपियंस मानव का जिक्र हो जाता है, या नियंडरथल मानव का जिक्र हो जाता है, होमो इरेक्टस मानव का जिक्र हो जाता है। एक चीज गौर करके देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया होमोनिड मानव, कहने का मतलब इस पृथ्वी पर होमोनिड के प्रमाण कब से मिलने शुरू हो जाते हैं, होमिनिड के प्रमाण मिलने कब से शुरू हो जाते हैं। इस रूप में क्वेश्चन कभी कभी बनता है, लेकिन उसके शारीरिक संरचना से क्वेश्चन कभी नहीं बना है। ठीक है, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि पृथ्वी की प्राचीनता या पृथ्वी की उम्र लगभग 450 करोड़ वर्ष है। 450 करोड़ वर्ष पुरानी ये पृथ्वी है। ये कहने वाले कौन? भूगर्भ शास्त्री, जिनको आप जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि इस पृथ्वी के उम्र को या पृथ्वी के इतिहास को सामान्य तौर पे बांटा गया है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बांटा गया, 4 युगों में बांटा गया। ठीक है, यानी पूरे पृथ्वी के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया, जिसको आप देखिए तो बांटा हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थी। ठीक है, बिल्कुल कॉमन रूप में समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राथमिक को पैलोजोइक एरा कहा गया, द्वितीयक मेसोजोइक एरा और तृतीयक सेनोजोइक एरा। ठीक है, तृतीयक और चतुर्थकी को कॉमन तौर पे सेनोजोइक एरा कहा गया है। यह सेनोजोइक एरा का आगमन होता है 8 करोड़ वर्ष पहले। कहा जाता है इसी वक्त पृथ्वी पे स्तनपायियों का आगमन हुआ। ठीक है, लेकिन चलिए, हमें यहां पे कोई अलग अलग जीव के बारे में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, मानव के इतिहास के बारे में जानना है। तो उस वक्त 8 करोड़ वर्ष पहले मानव था, मानव की क्या एक्टिविटी थी, कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तब आप देखते क्या है, सेनोजोइक एरा को कई फेजेज में बांटा गया, विभिन्न फेजेज में बांटा गया, जिसमें अंतिम जो 2 फेज है उसका संबंध है प्लिस्टोसीन फेज और होलोसीन फेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्लिस्टोसीन फेज का आगमन होता है 30 लाख वर्ष पहले, कहीं कहीं बुक में आपको 20 लाख वर्ष पहले भी मिल जाएगा। ठीक है, और होलोसीन फेज का आगमन होता है 10,000 वर्ष पहले। यानी मानव के इतिहास का संबंध जो है वो किससे है? प्लिस्टोसीन फेज से है। कहा जाता है यही वह दौर है जिस दौर में विश्व के लगभग तमाम हिस्सों में मानव की भौतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप उभरने लगे, यानी मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने शुरू हो गए, जिसका एविडेंस मिलता है। अगर आप ये कहते हैं कि सेनोजोइक एरा के अंतर्गत प्लिस्टोसीन फेज के दौर में मानव की क्रियाकलाप के प्रमाण विश्व के अलग अलग हिस्सों में मिलने लगे, इसका मतलब है कि इस दौर से हमें मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रखेंगे, एक साइट है अफ्रीका में, केनिया में कहा तुराकान झील क्षेत्र, यहां से ऑस्ट्रेलोपिथेकस
मानव के जीवाश्म का प्रमाण मिला। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के फॉसिल्स का प्रमाण यहां से मिल रहा है। और ये जो मानव का प्रमाण मिला ये लगभग 26 लाख वर्ष पुराना है। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हमें फर्स्ट होमिनिड किसको मानना चाहिए। पहले मैं क्लियर कर दिया था कि अगर हम होमिनिड की बात करते हैं, होमिनिड कहने का मतलब मानव सदृश प्राणी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हमें कहा जाए कि फर्स्ट मानव सदृश प्राणी का प्रमाण कहां से, तो हमें लगता है अफ्रीका क्षेत्र से। जो फर्स्ट होमिनिड है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और ये प्लीस्टोसीन फेज के दायरे में आता है। इसका मतलब है कि अफ्रीका में मानव की एक्टिविटी प्रारंभ हो गई। अगर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट होमिनिड किसे माना जा सकता है, तो फर्स्ट होमिनिड किसको माना जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाएगा। ठीक है, हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। जब हमें भारत का इतिहास पढ़ना है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप में किसी होमिनिड का प्रमाण मिला? आपको यह पता होगा कि भारत में पुरातात्विक अन्वेषण का काम 1863 में प्रारंभ हो गया। पढ़ा होगा 1863 में रॉबर्ट बुशफ्रूट ने तमिलनाडु में एक साइट है जिसका नाम है पल्लबरम में एक्सकेवेशन का कार्य किया। और वहां से क्या मिला? 2 उपकरण का प्रमाण, 2 क्लेवर का प्रमाण वहां से मिला। अब यहां पे यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो 1863। कहां? पल्लबरम। किसने किया? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने किया। और वहां से हमें पाषाणकालीन टूल्स के प्रमाण मिले। ठीक है, उसके बाद लगातार पुरातात्विक अन्वेषण का काम होता गया और हम देखते क्या है कि कुछ प्राचीनतम साइट्स के प्रमाण मिलते गए। और उस साइट्स के आधार पर यह पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्टोन एज में, प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी मानव की एक्टिविटी थी। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर मानव की एक्टिविटी थी, इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से भी होमिनिड के प्रमाण मिले होंगे। तो यहां पे स्पष्ट हो गया कि होमिनिड का संबंध किससे? तो एक ध्यान रखना है, प्लीस्टोसीन फेज से। सबसे पहले अगर हमें भारत का इतिहास पढ़ना है, मानवीय इतिहास पढ़ना है, तो एक तो स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि इसका संबंध किससे? याद रखिएगा, क्वाटरनरी पीरियड, सेनोजोइक एरा, प्लीस्टोसीन फेज। प्लीस्टोसीन फेज से ही मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कल्चर के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर फर्स्ट होमिनिड की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है जिसका प्रमाण अफ्रीकी क्षेत्र से मिला। और अगर पूछा जाए कि भारत में होमिनिड का प्रमाण कहां से मिला, जब भारतीय साइट का एक्सकेवेशन हुआ तो आप देखते होंगे मध्य प्रदेश में एक साइट है जिसका नाम है हथनौरा। मध्य प्रदेश का एक स्थल है जिसका नाम है हथनौरा। ये हथनौरा से होमो इरेक्टस मानव प्रजाति का प्रमाण मिला। कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम मानव के फॉसिल्स का प्रमाण कहां से? हथनौरा से। और हथनौरा में कहां से? होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण यह मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में अगर होमिनिड की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में किस होमिनिड की बात करेंगे? होमो इरेक्टस मानव की बात करेंगे। यह हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इस मानव को क्या कहा गया? याद रखिएगा, होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। नर्मदा क्षेत्र के इर्द गिर्द का एरिया है जहां से यह प्रमाण मिला। तो होमो इरेक्टस क्या? नर्मदेसिस इसको कहा गया। तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर हमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है तो हमें मानव के विभिन्न प्रजातीय तत्व को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ढेर सारे मानव प्रजाति हैं जिसके बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता एंथ्रोपोलॉजी में पड़ती है। हमें मानव कल्चर को जानना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी क्वेश्चन अगर बनता है तो क्वेश्चन बनता कहां से है? प्लीस्टोसीन फेज से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसी काल में मानव के सांस्कृतिक भौतिक क्रियाकलाप उभरने शुरू हो गए। इसी काल से हम देखते क्या है? होमिनिड के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट होमिनिड किसको माना जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जिस प्रथम होमिनिड के प्रमाण मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? होमो इरेक्टस मानव के मिल रहे हैं। और ये होमो इरेक्टस मानव के जो फॉसिल्स के प्रमाण मिले ये अबाउट लगभग 3 लाख वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब है
कि भारत में खासकर मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में 3 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी थी। ठीक है, और तब ध्यान रखिएगा, पहले हम मानव के बारे में चर्चा करें, जितना जानने की जरूरत जहां से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि आज का जो मानव, वर्तमान जो मानव है, इसे होमोसेपियंस कहा गया है। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल्पनाशील मानव, जो कल्पना करता हो। ठीक है, आज का मानव क्या? होमोसेपियंस मानव। अब क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ, या होमोसेपियंस से पहले जो थोड़ा विवेकशील मानव था, होमो इरेक्टस की तुलना में डेवलप मानव था, उसे कहा गया है क्या? होमो इरेक्टस की तुलना में डेवलप मानव था, उसे कहा गया नियंडरथल मानव। और जो पूर्ण विकसित मानव था, जिसको क्या कहा गया? होमोसेपियंस कहा गया। तो याद रखिएगा, अभी तक जितना भी आपका क्वेश्चन बना है, कभी होमोसेपियंस से, कभी नियंडरथल से, कभी होमिनिड से क्वेश्चन बना है। तो ये तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, नियंडरथल हो या होमोसेपियंस हो, ये सब क्या हो जाएंगे? होमिनिड ही कहलाएंगे। ठीक है, तब ध्यान रखना है कि होमो इरेक्टस का आगमन कब हुआ, नियंडरथल का आगमन कब हुआ, होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ, क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उस काल के जब साइट्स के एक्सकेवेशन हो रहे थे, जो एविडेंस मिले उस दौर के, वो लगभग स्टोन के टूल्स हुआ करते थे, पाषाण उपकरण हुआ करते थे, पाषाण के औजार हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, इस संपूर्ण काल को, जिस काल तक हमें पाषाण टूल्स के ही प्रमाण मिल रहे हैं, यानी लंबे कालखंड को 3 लाख से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व का दौर, यानी प्रारंभ से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व के दौर को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? स्टोन एज को पढ़ते हैं। और स्टोन एज के अंतर्गत हम 3 काल को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पाषाण के टूल्स के आकार प्रकार में चेंज हुआ, वातावरण में चेंज होता गया। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ कि इसी परिवर्तन को देखते हुए स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यह सिर्फ ध्यान देना है कि पूरा पाषाण काल में ही ये सभी मानव का आगमन हो गया, चाहे वो होमो इरेक्टस हो, चाहे नियंडरथल हो या होमोसेपियंस हो। ये सभी का संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण काल में अगर देखें तो शुरुआती दौर में कौन? होमो इरेक्टस। जस्ट उसके बाद मध्यवर्ती दौर में क्या? नियंडरथल। और उत्तरवर्ती दौर में क्या? होमोसेपियंस। यही वजह है कि पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। होमो इरेक्टस मानव लोअर पैलियोलिथिक एज, नियंडरथल मानव मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड होमोसेपियंस क्या? अपर पैलियोलिथिक एज। यानी तीनों की संबद्धता किससे है? तो पूरा पाषाण काल से है। तो यहां पे सबसे पहले अगर ध्यान दीजिएगा, मानव से क्वेश्चन बनेगा तो यही 2-3 इंफॉर्मेशन है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा कभी आपको पेकिंग मानव, सिबा मानव, जिनेंथ्रोपस, पिथिकेंथ्रोपस, रामापिथेकस नहीं पूछने जा रहा है, क्योंकि इतिहास कल्चर का अध्ययन करता है, संस्कृति का अध्ययन करता है। जिस दौर में मानव की एक्टिविटी के साथ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, हिस्ट्री का क्वेश्चन वहीं से होगा। इसलिए आप देखते क्या है कि बहुत कम संख्या में क्वेश्चन पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण काल से होता है। जनरली नवपाषाण काल तक आते आते परमानेंट सेटलमेंट आया, इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका बनता है वो नियोलिथिक एज से बनता है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, गौर करके देखिएगा, कभी कभी मानव से क्वेश्चन या आग का आविष्कार कब हुआ क्वेश्चन पूछा पूरा पाषाण काल से, लेकिन सामान्य तौर पे देखिएगा तो लगभग क्वेश्चन जब भी पूछा गया है नियोलिथिक एज से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यहां पे मतलब कि विषयांतर होने की जरूरत नहीं है। जब भी हो तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन कहां से बन रहा है, हमें क्वेश्चन क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी की प्राचीनता ध्यान रखिएगा 450 करोड़ वर्ष पूर्व की पृथ्वी है। इसे कई युगों में बांटा गया: पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा 8 करोड़ वर्ष पहले का दौर है। और याद रखिएगा इसी दौर में पृथ्वी पे स्तनपाइयों का आगमन हुआ। सेनोजोइक एरा को कई फेजेज में बांटा गया, कई पीरियड्स में बांटा गया, जिसमें अंतिम जो है 2 वो प्लीस्टोसीन फेज और होलोसीन फेज है। मानव के इतिहास को हम यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। कहां से? प्लीस्टोसीन फेज से। और ये 30 लाख वर्ष पूर्व का दौर है, यहीं से हमारा अध्ययन शुरू होता है। ठीक है, चलिए
अब ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा, है ना। अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि जो क्वेश्चन मानव से पूछेगा तो आप इस रूप में क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही बात किया कि फर्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो कहां से बनेगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड। मैंने बताया ये प्रारंभ से लेकर क्या 3000 वर्ष पूर्व का दौर है। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। आई बस, ये प्रागैतिहासिक काल है। और इस काल के अंतर्गत पहले ही मैं बता दिया था कि इसके अंतर्गत ही हम किसको पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलिए, जब हम स्टोन एज को पढ़ते हैं तो मैं शुरू में ही जब चर्चा कर रहा था तो आपको बताया था कि पाषाण काल का जो वर्गीकरण है, चूंकि प्रारंभ से लेकर 3000 वर्ष पूर्व तक के दौर को क्या कहा गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। ये पाषाण काल मोटे तौर पे देखा जाए 3 लाख से लेकर 3000 वर्ष पूर्व का दौर है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बुक में 3 लाख के बजाय 5 लाख भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सही बात है, हमें मानव के संस्कृति का अध्ययन करना है तो आप बाद के आधार पर अध्ययन नहीं होगा। जबकि भारत के विशद क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी जब से मिलनी प्रारंभ हो जाती है, हम वहीं से कल्चर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये 3 लाख से 3000 वर्ष पूर्व तक आपको क्या लगता है कि वातावरण एक समान रहा होगा? नहीं रहा होगा। वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा होगा, है ना। जलवायु एक समान रहा होगा? नहीं रहा होगा। इस संपूर्ण दौर में अगर मानव टूल्स का निर्माण कर रहा होगा तो टूल्स का आकार प्रकार या रॉ मटेरियल भी एक समान नहीं रहा होगा। इसका मतलब है कि वातावरण, जलवायु और उपकरण औजार में आ रहे परिवर्तन के आधार पर इस संपूर्ण स्टोन एज को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या कहा गया, एक को आप कहते हैं पैलियोलिथिक एज, दूसरे को आप क्या कहते हैं मेजोलिथिक एज, और तीसरे को क्या कहते हैं नियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें हमारा पहला टॉपिक बनेगा क्या, पूरा पाषाण काल। और ये पूरा पाषाण काल जो है, ये पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, ये पूरा पाषाण काल आपका लगभग 3 लाख से लेकर, ध्यान रखिएगा, 10,000 वर्ष पूर्व का दौर है, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूरा पाषाण काल अबाउट 3 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व का दौर है। अब इस संपूर्ण अवधि तक मानव की एक्टिविटी एक समान नहीं रही होगी। यह बहुत बड़ी अवधि है। कहा जाता है कि जब से मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है और तब से लेकर आज तक मानव का अधिकांश जो समय बीता है, या मानव अधिकांश टाइम तक क्या रहा, शिकारी और संग्राहक रहा है, अबाउट 99%। यानी मानव के अस्तित्व से लेकर आज तक के पूरे टाइम का 99% मानव क्या रहा, शिकारी और संग्रह करता रहा। यानी हंटिंग का काम करता था, फूड गैदरिंग का काम करता था, फिशिंग का काम करता था। तो ये दौर काफी लंबा है, 3 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। तो ये मान के चलिए कि इस लंबे कालखंड तक मानव की एक्टिविटी एक समान नहीं होगी, और न ही वातावरण एक समान रहा होगा, न ही मानव द्वारा इस्तेमाल में लाए गए उपकरण एक समान रहे होंगे। यही वजह है कि इस पीरियड को, यानी संपूर्ण पूरा पाषाण काल को, पहले हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, संपूर्ण पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या कहलाया, पूरा पाषाण काल को आपने लिखा क्या, पैलियोलिथिक एज, है ना। तो इसको एक पार्ट को कहा गया क्या, लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरे को मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरे को क्या कहा गया, अपर पैलियोलिथिक एज। यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इसको भी डिवाइड कर दिया गया कैसे,
यानी 3 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, है ना। और ये मध्य पुरा पाषाण काल 1 लाख से कब तक? 40,000 वर्ष पूर्व, है ना। और ये आपका हो गया 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। यानी इसको 3 पार्ट में बांटा गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ऐसे सोचिए, अगर भारतीय उपमहाद्वीप से मानव फॉसिल्स के प्रमाण मिल रहे हैं या जो भी मानव फॉसिल्स के प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, उस आधार पर अगर हम देखें तो जो हाथनौरा से होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण मिला था, याद कीजिए, उसका संबंध किससे है? होमो इरेक्टस मानव का जो प्रमाण मिला उसका संबंध किससे है? लोअर पैलियोलिथिक से। और ठीक उसी प्रकार आगे जो विकसित मानव की श्रेणी में आता है निएंडरथल मानव, उसका संबंध किससे? मध्य पुरा पाषाण काल से। और जो आज का मानव है, जिसको आप प्रज्ञ मानव कहते हैं, जिसको आप ट्रांसलेट कहते हैं, जिसको आप होमो सेपियंस कहते हैं, उसका आगमन कब हुआ? होमो सेपियंस। तो इसका आगमन कब होता है? तो याद रखना है उच्च पुरा पाषाण काल से, यानी अपर पैलियोलिथिक के, यानी पुरा पाषाण काल के लास्ट तक आते आते हम देखते क्या है, जब मध्य पाषाण काल शुरू होता है उस दौर का होमो सेपियंस, उसके पहले निएंडरथल, उसके पहले होमो इरेक्टस। तो यहां से याद रखिएगा क्वेश्चन जो आपको बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है? एक, कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण मिला, वो होमिनिड कौन सा है? निएंडरथल मानव। कहां से मिला? हाथनौरा से मिला, नहीं, जिसको क्या कहा गया? होमो इरेक्टस नर्मदेसिस कहा गया, याद रहेगा। और निएंडरथल मानव का संबंध किस पीरियड से? पुरा पाषाण काल में। क्या? मध्य पुरा पाषाण काल। होमो सेपियंस का संबंध किससे? उच्च पुरा पाषाण काल से। यहां पे इतना ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ध्यान रहेगा। चल, हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमने पहला टॉपिक निर्धारित किया है पुरा पाषाण काल। चूंकि आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि एक बार कुछ नए बच्चे भी जो देखेंगे उनको थोड़ा समझ में आए, तब फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ही बात करेंगे आगे। तो आगे टाइम नहीं लगेगा, हमें सिर्फ समझाना है और सिर्फ उस मुद्दे पे ही बात करना है जहां से क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए, अब अगर हमें पढ़ना क्या है? पूरा पाषाण काल पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल। अब यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, है ना। 3 पार्ट में मैंने बांटा है, आपने देख लिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बाद में फिर हम लोग मेजोलिथिक एज भी देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, पहले ही मैंने बताया था कि जो होलोसीन फेज था उसका आगमन हुआ था कब? अबाउट 10,000 वर्ष पूर्व, यानी होलोसीन फेज बाद में आएगा। ये जो पूरा पाषाण काल का पूरा पीरियड है, ये प्लीस्टोसीन फेज के अंतर्गत है, जिसकी शुरुआत 30 लाख वर्ष पहले हो गई। और प्लीस्टोसीन फेज की विशेषता है क्या? वातावरण का ठंड होना। वातावरण का क्या होना? ठंड होना। यानी वातावरण गर्म नहीं है, वातावरण मानव के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि मानव के लिए वातावरण क्या है? प्रतिकूल है, ठीक है। अब अगर इस दौर की हम बात करें, जनरली हमारा क्वेश्चन पूछता कहां से है? जब हम प्लीस्टोसीन की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो हम पूरा पाषाण काल के कल्चरल फीचर्स की बात करते हैं, सांस्कृतिक विशेषता की बात करते हैं, सांस्कृतिक किसकी? विशेषता की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि अभी तो मानव की शुरुआत हुई, संस्कृति क्या बना? कुछ नहीं बना। सही बात यह है कि मानव अपने जीवन यापन के लिए उपागम करना शुरू कर दिया, सांस्कृतिक भौतिक एक्टिविटी शुरू कर दिया, जीवन यापन के लिए आधार को विकसित करना शुरू कर दिया, मतलब संस्कृति की शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो इस काल की अगर हम सांस्कृतिक विशेषता की बात करें, जब सांस्कृतिक विशेषता सामने होगा उसके एविडेंस से ही क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टोन एज से क्वेश्चन बनेगा, साइट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, किस स्थान से इसके एविडेंस मिलते हैं वहां से आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं, ये प्लीस्टोसीन फेज का दौर है। इसका मतलब वातावरण काफी ठंडा है। वातावरण काफी ठंडा है मतलब मानव की एक्टिविटी बहुत कम रही होगी, मानव एक्टिविटी कम करता होगा। अगर मानव एक्टिविटी कम करता होगा, इसका मतलब तत्कालीन दौर में मानव का शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट बेहतर तरीके से नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मानव सर्वाइव कर रहा है। चूंकि आज भी मानव प्रजाति है, इसका मतलब है कि इस दौर में मानव, चूंकि वातावरण अनुकूल नहीं है बल्कि वातावरण क्या है? प्रतिकूल है, इसका मतलब है
कि मानव इस काल में कैसा रहा होगा, तो इस काल में मानव, ध्यान रखिएगा, मानव क्या रहा होगा, प्रकृति जीवी रहा होगा। प्रकृति जीवी कहने का मतलब क्या, वातावरण के साथ अन्वेषण करना, वातावरण का अन्वेषण करना, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना, किसी प्रकार सर्वाइव करने की कोशिश करना, यही एविडेंस इस दौर से मिलने शुरू होते हैं। ध्यान रहे। अब ऐसे सोचिए कि इस काल में मानव कैसे सर्वाइव करेगा। आत्मरक्षा की भी जरूरत है, भोजन भी चाहिए, शिकार करने की जरूरत है, चलने के लिए सहारा चाहिए, ठीक है, या मतलब कि शिकार करने के लिए कुछ जरिया चाहिए, माध्यम चाहिए, यानी कि टूल्स का निर्माण हुआ होगा। अब्राहम लिंकन ने मानव को परिभाषित किया तो बोला कि मानव क्या है, मानव उपकरण बनाने वाला जानवर है, जीव है। तो जाहिर सी बात है तत्कालीन दौर में मानव सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए मानव उस वक्त उपकरण औजार का निर्माण करता है, यानी टूल्स का निर्माण करता है, ठीक है। अब यह भी एक क्वेश्चन बनेगा कि क्या तत्कालीन दौर में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में मानव का प्रवास है, क्या मानव की एक्टिविटी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में है। तो एक फीचर बनता क्या है, मानव का प्रवास भी एक फीचर बनता है कि मानव तत्कालीन दौर में भारत के किस किस हिस्सों में एक्टिविटी कर रहा है, किस हिस्सों में रह रहा है, ठीक है। आगे अगर देखें तो मानव इस वक्त जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहा है। अगर मानव सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब मानव के लिए जीविकोपार्जन का कोई ना कोई तो माध्यम है। अर्थव्यवस्था के आधार की बात नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये शुरुआती दौर है, पूरा पाषाण काल, ना तो कहीं से पशुपालन का एविडेंस मिलता है, ना कृषि का एविडेंस मिलता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का इनका कोई स्पष्ट आधार नहीं है। लेकिन इस दौर में मानव जीविकोपार्जन तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उपार्जन कर रहा है जीविका के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तो साधन को विकसित किया ही होगा, ठीक है। या तत्कालीन दौर में क्या मानव, चूंकि मानव संस्कृति के विकास में अग्नि की अहम भूमिका रही है, ठीक है, या अस्थायी बंदोबस्त का सॉरी ये परमानेंट सेटलमेंट में मानव की क्या हुई, आग अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमें देखना है क्या तत्कालीन दौर में मानव को आग के बारे में जानकारी है, क्या आग के इस्तेमाल के बारे में जानकारी है, या अगर हम बात करें तो क्या इस दौर में मानव वस्त्र निर्माण कला से वाकिफ है, क्या वस्त्र का निर्माण कर रहा है शरीर को ढकने के लिए, या सर्वथा नग्न है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। या क्या इस दौर में मानव भवन या बस्ती का निर्माण कर रहा है, कहां रहता है, निवास कहां करेगा, अकेले तो रहेगा नहीं, यानी कहीं ना कहीं तो ग्रुप बनना चाहिए, समुदाय का डेवलपमेंट तो होना चाहिए, चूंकि मानव सामाजिक प्राणी है। तो ये तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए, है ना। अगर ये है तो कहां है, अगर नहीं है तो सर्वाइव कैसे कर रहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर ये तमाम एविडेंस मिल रहे हैं तो कहां से मिल रहे हैं। आज जैसे मरने के बाद लगभग हर एक धर्म में आप देखते हैं, हर एक कम्युनिटी में देखते हैं, कोई ना कोई रिचुअल से मानव जुड़ा हुआ है। क्या तत्कालीन दौर में मरने के बाद क्या कोई किसी प्रकार का दाह संस्कार, समाधान की पद्धति, क्या यह प्रक्रिया है। मानव की एक्टिविटी जब से इस पृथ्वी पर रही है, मानव जिस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण के साथ जूझता रहा है, कहीं ना कहीं उसकी चित्रकारी करता रहा है, पेंटिंग बनाता रहा है। क्या इस दौर में किसी प्रकार की कला का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब अगर ये तमाम फीचर्स हैं तो हमें ये जानना है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के एविडेंस मिलते हैं तो कहां से और किस चीज के एविडेंस मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जहां से होगा मैं सिर्फ उस मुद्दे पे चर्चा करते चलूंगा बात करने के क्रम में। ये तो मैं पहले ही बता दिया कि ये दौर प्लीस्टोसीन फेज का है, वातावरण ठंड है, वातावरण मानव के लिए क्या है, प्रतिकूल है, मानव के लिए प्रतिकूल वातावरण, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मानव की एक्टिविटी बहुत कम रही होगी, ठीक है। इसका मतलब इस दौर में मानव क्या है, प्रकृति जीवी है ना, मानव प्रकृति जीवी है, चूंकि वातावरण का अन्वेषण कर रहा है, अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अगर करेगा तो सर्वाइव करेगा, ठीक है। दूसरी बात, उपकरण औजार का क्या मानव निर्माण कर रहा है, चूंकि यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चन बनता है, यह ध्यान रखिएगा, चूंकि यही वो जरिया है जिसके बलबूते मानव आत्मरक्षा भी कर रहा होता होगा या मानव शिकार या संग्रहण का काम करता होगा, इसलिए यह अहम विशेषता है। दूसरी बात, यही टूल्स का आकार प्रकार है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मौसम प्रतिकूल नहीं होगा, वातावरण प्रतिकूल नहीं होगा। अगर उपकरण औजार अनगढ़े बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, इसका मतलब हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही है, वातावरण काफी ठंड रहा होगा। तो ये औजार उपकरण ही बताता है तत्कालीन वातावरण के बारे में और उनके सांस्कृतिक एक्टिविटी के बारे में बताता है। तो इस दौर में ये ध्यान रखिएगा। ऐसे जब आप बुक को पढ़ेंगे कई टूल्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा, यानी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी की जब बात करते हैं ना, तो वहां पे जब टूल्स टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं तो कोड टेक्नोलॉजी, फ्लैग टेक्नोलॉजी, ठीक है,
बाइपोलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ्री फ्लैकिंग की बात करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखिएगा कि यहां पे दो ही प्रकार की टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी कोर एंड फ्लैक टेक्नोलॉजी। यह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है मानव जो उपकरण औजार का निर्माण कर रहा है तो बड़े पत्थर के टुकड़े को वो तोड़ता है, किनारे का जो पार्ट टूट गया वो क्या कहलाया? फ्लैक कहलाया। बीच का पार्ट जो बना बचा क्या कहलाया? वो कोर कहलाया। ठीक है। अगर उपकरण बड़े आकार में बड़े बन रहे हैं, अनगढ़े बन रहे हैं, यानी साइज में बड़ा है, इसका मतलब वो कोर टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है। जनरली उसके लिए कभी कभी आप बुक में देखिएगा कहीं कहीं इसी प्रकार के उपकरण छोटे साइज के, थोड़ा आकार में छोटे मिलते हैं, एल्यूशन टाइप उपकरण उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और अगर पत्थर के किनारे वाले पार्ट से उपकरण बन रहा है, इसका मतलब वो फ्लैट टेक्नोलॉजी पे आधारित उपकरण है। ठीक है। अब ऐसे सोचिए कि इस दौर में मानव इसी टेक्नोलॉजी का, कोर एंड फ्लैट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और इस आधार पर जिस उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? हैंड एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? चॉपर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। या स्क्रैपर का निर्माण करता है, या ब्योरिन का निर्माण करता है। ठीक है। ये जितना भी उपकरण आप देख लीजिए, ये सब शिकार से रिलेटेड है। हैंड एक्स शिकार करने के लिए, क्लीवर मांस को काटने के लिए, चॉपर मांस को चूरने के लिए, स्क्रैपर पशु चर्म को निकालने के लिए, ब्योरिन रंदा छेद करने के लिए, चित्रकारी करने के लिए। तो ये तमाम प्रकार के उपकरणों के प्रमाण मिल रहे हैं लगभग पूरा पाषाणिक स्थल से। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जो ऐसे टूल्स हैं आकार में बड़े अनगढ़े, ऐसे टूल्स के एविडेंस कहां से मिले, या भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे टूल्स के प्राचीनतम एविडेंस कहां से मिले? क्वेश्चन बनेगा। अब याद रखिएगा, उपकरण औजार ही इस काल की मुख्य विशेषता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से प्रथम पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला? देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, यानी पूछ रहा है कौन सा साइट है जहां से प्रथम पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला। अब ये उस वक्त का टूल्स भी अपने आप में कलाकृति ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि प्रथम कलाकृति का प्रमाण तो वहीं से मिलेगा जिस साइट का फर्स्ट एक्सकेवेशन हो, जिस साइट में पहली बार उत्खनन हो, और वहां से अगर कुछ मिला हो, इसका मतलब वो प्रथम कलाकृति का प्रमाण है। अभी अभी मैं बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में फर्स्ट अन्वेषण, पुरातात्विक उत्खनन जिसको आप कहते हैं, वो कहां हुआ? एक साइट का नाम है पल्लवरम, और इस पल्लवरम का एक्सकेवेशन हुआ 1863 में। उत्खननकर्ता का नाम था क्या? रॉबर्ट बुशफ्रुट। और यहां से 2 क्लीवर का प्रमाण मिला। इसका मतलब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में अगर पूछा जाए कि प्रथम पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से, तो तमिलनाडु में मद्रास के पास साइट का नाम क्या है? पल्लवरम। चूंकि पहली बार यही एक्सकेवेशन हुआ और प्रमाण मिला, इसका मतलब फर्स्ट साइट क्या हो जाएगा? पल्लवरम हो जाएगा। एक तो ध्यान रहेगा। और यह भी याद रखिएगा, यही 1863 के बाद 1864 में भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा साइट था जिसका नाम था अतिरमपक्कम। और ये अतिरमपक्कम कहां? ये भी मद्रास, साउथ इंडिया। यहां किंग महोदय ने उत्खनन का काम किया था। और यहां से देखते क्या है, 2 छोटे साइज के, 2 छोटे आकार के हैंड एक्स के प्रमाण मिले, जिसे एल्यूशन हैंड एक्स कहा गया, यानी साइड में थोड़ा छोटा रहा होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट साइट पल्लवरम और सेकेंड साइट क्या? 1864 अतिरमपक्कम। अब ध्यान रहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप से फर्स्ट पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से? पल्लवरम से। दूसरी बात, भारतीय उपमहाद्वीप का फर्स्ट साइट जहां पुरातात्विक अनुसंधान संपन्न हुआ, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं, वो 1863 पल्लवरम। सेकेंड साइट अतिरमपक्कम। याद रखिएगा, या क्वेश्चन बनेगा भारत में प्रथम पुरातात्विक अन्वेषण कब हुआ? तो 1863। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, टूल से अगर और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बनेगा? याद रखिएगा कि इस वक्त मानव जो औजार का निर्माण कर रहा है वो सामान्य तौर पे
स्टोन के उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है, बोन के उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है और एंटाइसर के उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है। एंटाइसर कहा गया पशु के श्रृंग को, सिंग जिसको आप कहते हैं, तो स्टोन का इस्तेमाल, बोन का इस्तेमाल और श्रृंग का इस्तेमाल। कभी जनरली आज तक मैं देखा क्वेश्चन नहीं पूछा कि पूरा पाषाण काल में मानव किस स्टोन का इस्तेमाल करता था। सामान्य तौर पे जब आप पढ़ेंगे तो आप क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर, ये तमाम शुरुआती दौर के रॉ मटेरियल हैं जिसका इस्तेमाल मानव करता है। और पूरा पाषाण काल में ही बाद में आकर क्या है, हड्डी का इस्तेमाल और श्रृंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है जो भी टूल्स पूरा पाषाण काल में मिलेंगे वो इसी के मिलेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन बनता क्या है, एक और क्वेश्चन टूल्स से पूछा गया कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का साइट है जहां का हैंड एक्स क्या है, प्रतिनिधि उपकरण है। प्रतिनिधि उपकरण है कहने का मतलब क्या हुआ, भारत का कौन सा एरिया था, पूरा पाषाण काल का कौन सा साइट है जहां के लोग हैंडएक्स बनाने में दक्ष थे, यानी वहां से अधिकतम हैंडएक्स के प्रमाण मिले या पुराने हैंडएक्स के प्रमाण मिले। तो याद रखिएगा एक साइट है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पोतवार का पठारी क्षेत्र, जगह का नाम है सोहन नदी घाटी का एरिया। ये डी टेरा और पैटरसन नामक विद्वान ने यहां एक्सकेवेशन का काम किया था। यहां से हम देखते क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हैंडएक्स के प्रमाण मिले। इसका मतलब है यहां का प्रतिनिधि उपकरण क्या है, हैंडएक्स है। सोहन नदी घाटी कहां, तो याद रखिएगा वर्तमान पाकिस्तान में पोतवार का पठारी क्षेत्र, और यहां का प्रतिनिधि उपकरण क्या, हैंडएक्स। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये हैंडएक्स अबाउट 7000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। ये हैंडएक्स जो हम देखते हैं वो कितना, 7000 बोल रहे हैं, 7 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बना पल्लवरम से। दूसरा क्वेश्चन कहां से बना, सोहन नदी घाटी। तीसरा फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है जो वर्तमान भारत में है और वहां से सबसे प्राचीन टूल्स के प्रमाण मिले, यानी आज वर्तमान भारत में पड़ने वाला वह स्थल जहां से सबसे प्राचीन, सबसे पुराने टूल्स के प्रमाण मिले। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है बोरी, ये पुणे में है, ठीक है। यहां से 14 लाख वर्ष पुराने क्या पाषाण उपकरण के प्रमाण मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां सर्वाधिक क्वेश्चन जब भी पूछा गया तो मानव से पूछा गया या टूल्स से पूछा गया, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में बोरी से 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण। इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, भारत में पड़ने वाला वर्तमान भारत का यह साइट है जहां से सबसे पुराने टूल्स के प्रमाण मिले। लेकिन अगर वर्तमान भारत न लिखकर कहा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी उस वक्त बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप का वो साइट जहां से सबसे पुराने उपकरण का प्रमाण, सबसे पुराने टूल्स का प्रमाण कहां से, वर्तमान पाकिस्तान में एक साइट पड़ता है जिसका नाम है रेबात से अबाउट 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण के प्रमाण मिल जाते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए अब यहां पे टूल्स में एक दो और मैं बात कर लेता हूं, एक दो और इसलिए बात कर रहा हूं जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बता रहा हूं। जैसे अब एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, अगर आप बीपीएससी देंगे तो क्वेश्चन बनेगा बिहार से। बिहार का कोई ऐसा साइट है पूरा पाषाणिक साइट जहां से पूरा पाषाणिक उपकरण के प्रमाण मिले हो, बिहार का कोई स्थल जहां से पुराने हैंडएक्स के प्रमाण, क्लीबर के प्रमाण मिले हो। अगर हम बिहार में बात करें तो आज झारखंड अलग हो गया, लेकिन अगर उसको कॉमन रूप में देखें, सिंहभूम, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है खड़गपुर, और खड़गपुर के पास एक जगह का नाम है पैंसरा, ठीक है। ये तमाम जगह से पैलियोलिथिक एज के टूल्स के प्रमाण मिले हैं जिसमें हैंडएक्स भी है और क्लीबर भी है, गणासा भी है, पाषाण का बना हुआ गणासा। ये प्रमाण अवेलेबल हो जाते हैं, स्पष्ट है, ठीक है। यानी बिहार में ध्यान रखना है सिंहभूम, छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र, और मुंगेर में हवेली खड़गपुर, वही एक साइट का नाम है पैंसरा,
जहां से आपको पूरा पाषाणिक टूल्स के प्रमाण मिलते हैं। चलिए एक और ध्यान रखिएगा, अगर टूल्स से क्वेश्चन बनता है तो टूल्स से अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, कोई ऐसा साइट, चूंकि आपने अभी भी लिखा स्टोन के भी टूल्स बन रहे थे, बोन के भी टूल्स बन रहे थे और एंटाइसर के भी टूल्स बन रहे थे, ठीक है। कोई ऐसा जगह है जहां से एंटाइसर के उपकरण के प्रमाण पाषाण टूल्स के साथ साथ, एक साइट है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में एक स्थल का नाम है मुच्छू तबी। अब ये मुच्छू तबी से मतलब स्टोन के भी टूल्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ एंटाइसर के भी टूल्स मिल रहे हैं, एंटाइसर पशु के सींग के भी टूल्स के प्रमाण मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के शुरुआती दौर में हड्डी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी जब हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो वहां पे क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था टूल्स के निर्माण में। जब हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर, ये नया रॉ मटेरियल ऐड हो गया, ठीक है। और जब हम अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं, यानी पूरा पाषाण काल जब लास्ट हो रहा था, तब हम देखते क्या है, टूल्स के निर्माण में हड्डी का और एंटाइसर का इस्तेमाल शुरू हो गया। इसका मतलब है अगर मुच्छू तबी से एंटाइसर के टूल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब मुच्छू तबी का संबंध लोअर पैलियोलिथिक एज से नहीं है, बल्कि मुच्छू तबी का संबंध किससे है, अपर पैलियोलिथिक एज से। पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर से इसका संबंध है, ठीक है। चलिए एक तो फीचर आपका हो गया क्या, टूल्स हमने बता दिया और वहां से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं प्रवास। प्रवास कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण काल में मानव की एक्टिविटी भारत के किन किन हिस्सों में, क्या संपूर्ण भारत में मानव की एक्टिविटी थी, उनका निवास था या नहीं था, तो हम देखते क्या हैं, लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब प्रवास संपूर्ण भारतीय क्षेत्र है, लेकिन याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट का एरिया और एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम साउथ कहने का मतलब केरला, मालाबार का एरिया, वहां से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण नहीं मिले, बाकी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मानव के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब पूरा पाषाण काल का स्थल बिहार भी है, बिहार में अभी भी पड़ा, छोटा नागपुर, सिंहभूम और मुंगेर में क्या पैसा। ठीक उसी प्रकार पूरा पाषाण काल का फेमस साइट अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक साइट है जिसका नाम है बेलन घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का एरिया। और ये ध्यान रखिएगा बेलन घाटी में ढेर सारे पूरा पाषाण काल के साइट हैं, लगभग 100 से ज्यादा। और इस बेलन घाटी में जो पूरा पाषाण काल के साका साक्ष्य मिला, अकेले पूरा पाषाण काल का नहीं मिला, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी तीनों ही दौर के सांस्कृतिक एक्टिविटी के प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है भारतीय उपमहाद्वीप का वह कौन सा स्थल है जहां से संपूर्ण पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण तक सांस्कृतिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखिएगा क्या, बेलन घाटी। यानी भारत का, याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र स्थल जिसकी संबद्धता किससे, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज से है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर प्रवास में याद रखना तो एक ही बात याद रखना है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में प्रवास, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट और एक्सट्रीम साउथ मानव की एक्टिविटी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आइएगा। अब देखना है क्या, जीविकोपार्जन। मैं पहले ही बताया कि इस दौर में कृषि नहीं है, इस दौर में पशुपालन नहीं है, अर्थव्यवस्था का कोई स्पष्ट आधार नहीं है, लेकिन फिर भी मानव सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब है मानव कुछ ना कुछ तो भोजन ग्रहण करता होगा। तो इस वक्त जीविकोपार्जन का जो आधार था वो क्या था, ऊपर का मिटाता जाता हूं, जो बचा हुआ उसको रहने देते हैं। अब प्रवास तक हो गया है ना। तो जीविकोपार्जन का आधार क्या था, याद रखिएगा तत्कालीन दौर में मानव क्या है, शिकारी है और क्या है, संग्रह करता है, यानी फूड गैदरिंग का काम करता है और हंटिंग का काम करता है। क्या करता है, फिशिंग करता है, मछली पकड़ना, ठीक है। अब जो भी जानवर अवेलेबल थे, चाहे वो हाथी हो, गैंडा हो, भैंसा हो, चिंकारा हो, वैसे ही जानवरों का शिकार करता है और भोजन ग्रहण करता है। भोजन कैसे ग्रहण करता है, क्या आग में पकाकर करता है
या कच्चा भोजन करता है? तो याद रखिएगा, ये जीविकोपार्जन का तरीका क्लियर है कि जीविकोपार्जन का आधार शिकार और संग्रहण है, और मानव इस वक्त अपेक्षाकृत बड़े जानवरों का शिकार करता है। लेकिन क्या भोजन पकाकर खाता होगा या कच्चा? जनरली ये कहा जाता है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया, यानी पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी है, आग जानता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में कई ऐसे साइट है जहां से नियंडरथल मानव के द्वारा आग के इस्तेमाल के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि के बारे में जानकारी है, मानव को आग के बारे में जानकारी है। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो इस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव है वो क्या करता है? कच्चा मांस ही ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि अगर पका के मांस ग्रहण करता तो कहीं ना कहीं से पुरातात्विक उत्खनन के दौरान ऐश का प्रमाण मिलता, जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिलता। ठीक है, इसका मतलब है कि मानव जनरली कच्चा ही मांस ग्रहण करता है, लेकिन मानव को आग की जानकारी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, अब अगर गौर से देखें, वस्त्र निर्माण प्रकृति जीवी है, अभी तो जानकारी ही काफी कम है, वातावरण भी प्रतिकूल, इसलिए वस्त्र निर्माण नहीं है। मानव सर्वथा का रहता है, नग्न रहता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखना है क्या? आगे दो टॉपिक बचा, एक बचा भवन और बस्ती, दूसरा बचा क्या? समाधान, और तीसरा बचा क्या? आर्ट। अब इसमें जनरली क्वेश्चन दो ही जगह से पूछता है, तीन जगह से, ध्यान रखिएगा। एक मानव प्रजाति से कभी कभी, दूसरा उपकरण औजार से, और तीसरा आर्ट से। ठीक है, क्यों? इसलिए कि इस दौर में भवन और बस्ती नहीं है। मानव कहां रहता है? या तो गुफाओं में रहता है या कंदराओं में रहता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र में निवास कर रहा है। समाधान की कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि कहीं से व्यवस्थित तौर पे कोई पिट ड्वेलिंग का प्रमाण नहीं मिलता है, समाधान का प्रमाण नहीं मिलता है, दाह संस्कार का प्रमाण नहीं मिलता है। इसका मतलब इस रिचुअल्स का अभी अभाव है पूरा पाषाण काल में, ये परंपरा अभी विकसित नहीं हुई है। अगर ये परंपरा विकसित नहीं हुई, इसका मतलब मानव को तत्कालीन दौर में जीवात्मावाद, आत्मावाद, मानववाद की जानकारी नहीं है। लेकिन आर्ट के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आर्ट के प्रमाण इस दौर से मिलने शुरू हो जाते हैं। जनरली ऐसे आर्ट को हम क्या कहते हैं? जनरली हम ऐसे आर्ट को कहते क्या है? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है, इसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ कहने का मतलब रॉक पेंटिंग या केव पेंटिंग, है ना? गुफा चित्रकारी या पाषाण चित्रकारी। पेट्रोग्लिफिक कैसी चित्रकारी को कहते हैं? ये कूची से नहीं बनाया जाएगा, दीवार पर पाषाण के हथौड़े और छेनी से खोद खोद कर चित्र बनाया जाता था। ठीक है, सामान्य तौर पे देखा गया है पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में रॉक पेंटिंग का भी प्रमाण मिलता है, और क्या मिलता है? केव पेंटिंग का भी प्रमाण मिलता है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी पेंटिंग का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? इस दौर में मानव जो पेट्रोग्राफी का प्रमाण दे रहा है, यानी रॉक पेंटिंग और केव पेंटिंग का प्रमाण दे रहा है या प्रमाण मिल रहा है, क्या भारतीय उपमहाद्वीप का वो कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम केव पेंटिंग के प्रमाण मिले, रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले? क्वेश्चन बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप का कोई स्थल जहां से केव पेंटिंग का प्रमाण, रॉक पेंटिंग का प्रमाण? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक साइट है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और यहां से क्या मिला? केव पेंटिंग का प्रमाण मिला। और चित्रकारी किस चीज की? मानव की, पशु की और शिकार की चित्रकारी। यानी पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मानव, पशु और चित्रकारी, इसी के प्रमाण मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो भीमबेटका है ये पूरा पाषाण काल का भी स्थल है, और यहां पे सांस्कृतिक विकास हुआ ये मध्य पाषाण काल का भी स्थल है। इसका मतलब यहां से जो केव पेंटिंग का प्रमाण मिल रहा है वो पूरा पाषाणिक भी और मध्य पाषाणिक भी, दोनों काल के पेंटिंग के प्रमाण। पूरा पाषाण काल के पेंटिंग के प्रमाण थोड़े कम और मध्य पाषाण काल के पेंटिंग के प्रमाण ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर में पेंटिंग आ रहा है। मतलब लोअर पैलियोलिथिक में पेंटिंग नहीं था, मिडिल पैलियोलिथिक में पेंटिंग नहीं था। जो भीमबेटका से पेंटिंग मिल रहे हैं ये किस काल के हैं? उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, यानी पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर में। अब यहां से हमें पेंटिंग का प्रमाण मिल रहा है। दूसरा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक साइट है जिसका नाम है पटने, पटने महाराष्ट्र, और यहां से हम देखते क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर क्या पेंटिंग, शुतुरमुर्ग के अंडे पर पेंटिंग का प्रमाण। ठीक है, यही आपका क्या है, संपूर्ण पूरा पाषाण काल, जिसमें आपको याद रखने की चीज क्या है, कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, फर्स्ट होमिनिड हम किसे मान सकते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे प्राचीन होमिनिड का प्रमाण कहां से मिला? मध्य प्रदेश हथनौरा, होमो इरेक्टस नर्मदेशिस मानव। याद रहेगा। क्वेश्चन बन सकता है निएंडरथल मानव का आगमन कब हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल। होमोसेपियंस का आगमन कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल। यानी होमो इरेक्टस, निएंडरथल, देन होमोसेपियंस, ये सभी की संबद्धता पूरा पाषाण काल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से मिला? कहां? पल्लवरम, 1863। कौन? रॉबर्ट बुशफुट महोदय। यानी यही भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है। वर्तमान भारत का वह पाषाणिक स्थल जहां से सबसे पुराने उपकरण के प्रमाण मिले, महाराष्ट्र में बोरी, 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण के प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे पुराने उपकरण के प्रमाण कहां से? वर्तमान भारत नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में रेबात 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिले। कौन सा ऐसा स्थल है जहां का प्रतिनिधि उपकरण क्या है? हैंडेक्स है, सोहन नदी घाटी। सोहन का प्रतिनिधि उपकरण क्या है? हैंडेक्स है। याद रहेगा। कौन सा ऐसा स्थल है जिसकी संबद्धता पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों पीरियड से है? बेलन घाटी, इलाहाबाद, जिसकी संबद्धता पैलियोलिथिक एज से, देन मेसोलिथिक एज से, देन नियोलिथिक एज से। वहां सतत सांस्कृतिक विकास क्रम का प्रमाण मिलता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चित्रकारी की प्रमाण कहां से? तो आप देखते क्या है, मध्य प्रदेश, भीमबेटका, यानी पूरा पाषाणिक चित्रकारी का प्रमाण, केव पेंटिंग का प्रमाण, और भीमबेटका का संबंध पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दोनों से, तो दोनों ही काल के पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसकी संबद्धता, पेंटिंग की संबद्धता किस पीरियड से है? उच्च पूरा पाषाण काल से है। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैं बताया यहीं से आपका क्वेश्चन होता है। आज चूंकि शुरुआती दौर था, कुछ नए लोग भी देखेंगे, जानेंगे, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा शुरुआती दौर में भूमिका के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, तो टाइम लगा। अगले क्लास से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमें चेंज ही बताना है ना, मध्य पाषाण काल में चेंज, फीचर बेस्ड चेंज कहाँ में क्या आया और उसके एविडेंस कहाँ से मिले। नव पाषाण काल में फीचर बेस्ड चेंज क्या है, उसके एविडेंस कहाँ से मिल रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल एकदम सिस्टमेटिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को।